तो उन्होंने कहा हम विरोध नहीं करते। तो 1952 में 164 में से 70 से अधिक ये जागीरदार चुन के आ गए, राजपूत चुन के आ गए। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, गोरा और बादल से, बलूची चौपाओं से। राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक माननीय खुशवीर सिंह जी जोजावर हमारे साथ हैं। खुशवीर सिंह जी, पिछले दिनों विधानसभा के अंदर आपने राजाओं को लेकर के एक मामला उठाया था, तो ये क्या इश्यू था आपका? मैंने इतिहास के बारे में, जिस इतिहास को हमने हमारी राजनीति रोटियां सेकने के लिए राजनीति दल ने बदल के प्रस्तुत किया है आधुनिक भारत में, तो मैं उन महापुरुषों के इतिहास को पुनः बताने के लिए देश को कि इस इतिहास को बदल कर प्रस्तुत किया, उनका त्याग, तपस्या और बलिदान, उसके बारे में बात कही है। तो भारत राष्ट्र की जो आज हम जिसको भारत राष्ट्र कह रहे हैं, अगर वो राजा नहीं होते, वो रियासतें नहीं होती, तो शायद भारत का नाम ही कुछ और होता और भारत का जो आज नक्शा देख रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। आज़ादी के वक्त जब देसी रियासतों के पास में स्वतंत्र थे निर्णय लेने के लिए कि वो समूह राष्ट्र बना सकते थे, अपने 2-4 मिलके अकेले अभी अपना राष्ट्र बना सकते थे। अब इंग्लैंड, जोधपुर रियासत जितना बड़ा तो इंग्लैंड देश है जिसने दुनिया पे शासन किया है। और इन राजाओं के पास में पूर्ण अनुशासित सेनाएं थी, पुलिस थी, अनुशासित पुलिस, अनुशासित सेना, जो भारत राष्ट्र को विरासत में मिली है उनके द्वारा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, तय किया। जाम साहब जामनगर ने उस पूर्व में एक मीटिंग रखी थी देसी रियासतों की, और उसमें एक साथ निर्णय हुआ था कि हमारा हित राष्ट्र हित में, भारत निर्माण में हमारा हित है। हम अपना सब कुछ त्याग सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने एक एक दिन में 3-3 पीढ़ी कुर्बानी दे दी है इस राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए, गरीब की इज्जत और आबरू के लिए। तो क्यों नहीं हम हमारा सर्वस्व इस राष्ट्र को समर्पित कर दें। और क्षत्रिय अगर राष्ट्र को समर्पित नहीं करेगा तो राष्ट्रीयता की भावना अगर क्षत्रिय में नहीं है तो फिर इस देश में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी ने एक निर्णय लिया और भारत निर्माण में, भारत में विलय करने के लिए अपने हाथों से दस्तखत किए। यूएनओ की स्थापना 1945 में हो चुकी थी। इनको यूएनओ तक में मान्यता थी, अगर ये यूएनओ में भी जाते तो अलग राष्ट्र के लिए इनको मान्यता मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया इस राष्ट्र के लिए। और वो हम इतिहास नहीं बना, हम उनको विलियन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनकी छवि को बिगाड़ कर, उनके इतिहास को बदल कर हम जनता के बीच में ये राजनीति दल अपनी रोटियां सेकने के लिए राजनीति इस तरह का जो काम कर रहे हैं, तो वो मैंने राजस्थान की विधानसभा में उनको आईना दिखाने का मैंने प्रस्ताव रखा। बात कही कि हम तो अकबर महान ही पढ़ाएंगे, हम इनका इतिहास हम नहीं पढ़ाएंगे। मैंने अभी हाल ही में यूक्रेन युद्ध के अंदर जब भारतीय वहाँ से पलायन करके भारतीय बच्चे जो गए हैं मेडिकल वाले, तो पोलैंड राष्ट्र ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए, उनका स्वागत किया। और इसलिए नहीं किया, उनके लिए पलक पावड़े इसलिए नहीं बिछाया है। मैं इसके लिए गुजरात के जामनगर के महाराजा रणजीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस दुख की घड़ी में पोलैंड वासियों के लिए अपना खजाना खोल दिया था और कोई भी राष्ट्र उनके जहाज को रोकने की, उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने की हिम्मत नहीं की। ईरान, इराक पे भी वो जहाज गया था, लेकिन मना कर दिया सब ने कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोहा ले सकें विश्व युद्ध में। और मैं जामनगर के महाराजा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े की लगाम अपने हाथ में थामी और उनको यहाँ 15 साल तक उन पोलैंड वासियों के लिए पढ़ाया, उनको किया, उनकी परवरिश की एक पिता के रूप में। और आज पोलैंड के अंदर जो उन्होंने पलक पावड़े भारतीयों के लिए बिछाए थे, तो उसके पीछे कारण हमारे महाराजा थे जामनगर के। आज पार्लियामेंट के अंदर पोलैंड की विश्व में कहीं ऐसा आप उदाहरण नहीं मिलेगा। पोलैंड की पार्लियामेंट के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि आज भी शपथ ग्रहण समारोह जो होता है
वो महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी के नाम से होता है। और ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में कही है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक जोजावर साहब, आप अक्सर अपने भाषणों में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बोलते हैं कि ये हमारे इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब उस समय ठीक है साका और जौहर होते थे, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक तो नया शब्द है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने सुना होगा 4-5 वर्षों में कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आई है। और सर्जिकल स्ट्राइक मैंने विधानसभा में भी कहा इस बात को कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपको सीखना है तो हमें उस इतिहास में, अतीत में जाना पड़ेगा। बलूची चौपावत से सीखिए। तो बलूची चौपावत ने आगरा के किले से अमर सिंह राठौड़ की देह को उठा के लेके आ गए और मुग़ल सल्तनत हाथ पे हाथ दिए देखती रही उनकी आंखों के सामने से। उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की थी गोरा और बादल ने, जो राणा रतन सिंह को छुड़ा के लेके आ गए दिल्ली की सल्तनत से। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, गोरा और बादल से, बलूची चौपावत से। ये इस बात को मैंने राजस्थान की विधानसभा में बखूबी तरीके से मैंने रखी इस बात को। एक जोजावर साहब, अक्सर लोग सामंतवाद को गरियाते हैं, खासकर राजनेता, और आप हमेशा सामंतवाद के लिए कहते हैं कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पे क्या? मैं जब पहली बार राजस्थान की विधानसभा में चुन के गया, एक मेरे बहुत बड़े मेहरबान, मेरे पिता तुल्य कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने जिक्र में जब चला तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप इतने मेरे पिता की भी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके साथी उस वक्त जो क्षत्रिय राजपूत समाज से जो विधायक थे उन सब की आप तारीफ़ कर रहे हो, तो फिर आप लोग विरोध क्यों करते थे? तो उन्होंने कहा हम विरोध नहीं करते। तो 1952 में 164 में से 70 से अधिक ये जागीरदार चुन के आ गए, राजपूत चुन के आ गए। तब हमने ये निर्णय लिया कि किस तरह इनकी छवि को जनता के बीच में बदल कर प्रस्तुत करें, जिसकी वजह से हम राजनीति में जीत के आ सकें। ये बात जब मुझे पता चला, उन्होंने कही, वो बहुत ही महान देव पुरुष थे, मैं नाम नहीं जिक्र करना चाहूँगा उनका, कि साहब वो नहीं करते तो हम आउट हो जाते। तब हमने एक शब्द पकड़ लिया सामंत को, कि जहाँ पे भी जुल्म हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो, आतंकवाद हो, तो आप हम सब मिल के पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ पे भी जुल्म हो तो कह दो ये सामंतवाद है, जहाँ पे भी अत्याचार हो तो ये कह दो कि ये सामंतवाद है, ताकि लोगों के जहन में, यहाँ तक कि क्षत्रिय और राजपूत समाज के जहन में भी ये सामंत शब्द एक अपराधी के रूप में उभर के आ गया था। और जब मैंने इसकी शोध की, मेरे पिताश्री ने मुझे बताया था कि सामंत बेटा उसे कहते हैं जिस तरह आज भारत के अंदर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, उसी तरह उस वक्त तलवारों का युद्ध होता था और उस युद्ध में सर धड़ से अलग होने के बाद में जो धड़ लड़ता था उसे सामंत से सुशोभित करते थे। और 7 जनरेशन तक, उसकी 7 पीढ़ी तक वो सामंत कहलाते थे। समाज के अंदर उनका विशेष प्रोटोकॉल रहता था, उनको विशेष सम्मान मिलता था समाज के अंदर, ताकि प्रेरित होकर लोग अन्य अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और मैंने विधानसभा में ये बात कही थी कि मैं उन सामंत की 6ठी पीढ़ी में हूँ, मेरा बेटा भी सामंत कहलाएगा। जो मेरे 4th फादर की, आज मेरे दादो साहब, परदादो साहब की जोधपुर दुर्ग के सामने जो क्षत्रिय राव श्याम सिंह जी राखी, उनके हम वंशज हैं, मैं उनकी 6ठी पीढ़ी में हूँ। और वो सामंत हुए थे, युद्ध के अंदर धड़ लड़ा था उनका, और उसकी बदौलत उनको जागीर और मिली थी। तो मैं भी, मेरा बेटा भी 7वीं पीढ़ी में है। 7 जनरेशन तक सामंत का प्रोटोकॉल उस ज़माने में मिलता था, जिस तरह आज परमवीर चक्र दिया जा रहा है। जोजावर साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप इस लोकतंत्र के अंदर
जहाँ मैं आपके कई बार भाषण सुनता हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, तो आप क्षत्रियों की बात करते हैं। ठीक है, वो क्षत्रियों का जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें जायज़ है आपका करना, लेकिन आप तो विधानसभा में भी क्षत्रियों की बात करते हैं, तो ये लोकतंत्र के अंदर क्या मतलब ये ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? इतिहास को बताना होगा हमें। और क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय एक चरित्र है। इसका जो भी निर्वहन करे वो कर सकता है क्षत्रिय। और उसमें क्षत्रिय वही है, क्षम त्रेताय क्षत्रिय, जो नष्ट होने से बचाए। चाहे गरीब की इज्जत और आबरू हो, चाहे राष्ट्र हो, इसको नष्ट होने से बचाए, वो ही क्षत्रिय होता है। गरीब के लिए मर मिटे, वही क्षत्रिय होता है। और वो इतिहास में राजस्थान की विधानसभा में जब जब अवसर मिलेगा, इस बात को जोरदार तरीके से मैं प्रस्तुति अपनी में दूंगा राजस्थान की विधानसभा में। तो आप थे खुशवीर सिंह जी जोजावर, जो राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक हैं। आपसे हमने कई बार मुद्दों पर बात की। आशा है आप जो इन्होंने भी बताया कि क्षत्रिय की परिभाषा क्या है, सामंत की परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में आपके मन में जो आशंकाएं थी शायद वो दूर हुई होगी। धन्यवाद।